अंतर ठाकुर जी, आप सर गाजीपुर कैसे आना हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम लोगों ने एक अधिकार सेना नाम से राजनीतिक दल का गठन किया है। यह अभी अपने शैशव अवस्था में है। हम लोग उसके जो स्ट्रक्चर को लेके, उसके ढांचे को लेके, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको ज़मीन पे उतारने के लिए, क्योंकि इस देश में लगभग 2000 राजनीतिक दल हैं, उनके बीच अपनी साख बनाने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, अपनी इकाइयों को स्थापित करने के लिए, मजबूत शब्द तो तब होगा जब स्थापित होंगी, उनको स्थापित करने के लिए इन सब उद्देश्यों से मैं वाराणसी गया, फिर हम मऊ आए हैं, फिर बलिया जाऊंगा। बलिया में विशेष करके क्योंकि चुनाव भी लड़ने की मैंने बात कही है, तो वहाँ मैं एक दिन वहाँ अभी विश्राम करूँगा। फिर बार बार आपके यहाँ और जगहों पे हम जाएंगे। उद्देश्य यही है कि अधिकार सेना का जो हमारा मूल कंसेप्ट है उसको श्रेष्ठतम ढंग से लोगों तक पहुँचाया जा सके। गांधीगिरी के बाद नेतागिरी। सर, आप प्रशासनिक सेवा में रहे और अचानक इस तरह की क्या आन पड़ी कि आपको एक संगठन बना के और आप तैयारी में लगे? देखिए, मैं प्रशासनिक सेवा में कभी था, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि कई 100 साल पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। इसीलिए ये नहीं कोई कह सकता कि मैं नौकरी छोड़ के राजनीति कर रहा हूँ। मैं नौकरी से निकाला गया हूँ और राजनीति कर रहा हूँ। इस देश में हर एक को अधिकार है, मैं भी वो कर रहा हूँ। यह तो एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक कार्यों को लेके शुरू से ही मेरे अंदर वह बात रही हमेशा से कि संभवतः व्यवस्था में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, विचार बिंदु पर परिवर्तन की आवश्यकता है। उसमें यदि मैं भी कुछ थोड़ा सा, चूँकि यह इस बात का भी मुझे हमेशा एहसास और आभास रहा कि एक व्यक्ति के रूप में मेरी बहुत ही सीमित शक्तियाँ हैं, तो लेकिन उन सीमित शक्तियों का उपयोग व्यवस्था के बेहतरी के लिए कर सकूँ। राजनीति मुझे उसके लिए एक मुफीद अर्थव्यवस्था लगता है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अभी तक आप गांधीगिरी कर रहे थे, कभी मुख्यमंत्री आवास के पास बैठते थे, कभी गांधी के प्रतिमा नीचे बैठते थे, अब गांधीगिरी के बाद नेतागिरी। गांधी जी तो नेता ही थे, वो तो नेताओं के नेता थे, तो इसीलिए यह कहना कि अगर गांधीगिरी कर रहा था इसका मतलब मैं नेतागिरी ही कर रहा था। चूँकि नेतागिरी तो गांधी जी से एक प्रकार से मैं समझूँ कि पूरे देश में कांग्रेस को जमीन पर लाने का काम तो महात्मा गांधी ने ही किया था। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लगातार कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन है। अमिताभ ठाकुर भी लॉ एंड ऑर्डर के उसमें रहे हैं, तो क्या लगता है क्या परिवर्तन हुआ और क्या बताएं? देखिए, लॉ ऑर्डर में मेरा यह मानना है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वह 2-3 हुए हैं। पहला परिवर्तन तो ये हुआ है कि अब शिकायत करना मना है, क्योंकि अब सिर्फ शिकायत करने वालों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, एक्टिविस्टों के खिलाफ और एकेडमिशियंस के खिलाफ ही कार्रवाई होनी है। आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, शासन तंत्र के अंदर रह के आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए तो, और अगर उस ट्वीट में अगर किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता का नाम हो, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, स्थानीय सांसद विधायक तक का नाम हो, तो आप रात में जेल में होंगे। तो एक तो यह है कि अब स्पष्ट हो गया है कि बोलना मना है, नंबर 1। नंबर 2, केवल और केवल सेलेक्टिव ढंग से कार्रवाई होनी है। एक ही व्यक्ति, जैसे अगर इस बात को देखा जा सकता है, एक ही व्यक्ति अगर वो विपक्ष में है उसके साथ आप कार्रवाइयाँ देख लीजिए, वह सत्ता पक्ष में आ जाए उसके साथ कार्रवाइयाँ देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। यानी टारगेटेड एक्शंस हैं। तीसरा, पुलिस बहुत सक्रिय है, लेकिन वह ट्विटर पर सक्रिय है। वह ट्विटर पर तुरंत कार्रवाई कर दे रही है, मौके पे आदमी बिलखता घूम रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर भी तमाम मुकदमे हैं, बलात्कार तक के मुकदमे हैं, तो मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। मुझे अगर आप कह रहे, मेरा कहना, मैं कह रहा हूँ पूरा प्रदेश चीख चीख के ये बात कह रहा है। मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा नमूना हूँ। और ये किस्मत है, कम से कम मैं कुछ दिन के लिए ही सही, कम से कम बाहर तो आया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, और उनमें हर एक कोई, कुछ तो नून माफिया थे,
लेकिन तमाम लोग इस दौरान माफिया बन गए हैं, माफिया बना दिए गए हैं, लेबल लगा दिया गया है माफिया, जिसको लगा दिया वो माफिया है। इतना ही नहीं, अब एक नया कंसेप्ट हमने सुना है, जैसे पहले हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडे हुआ करते थे, अब हाफ फ्राई और हाफ फ्राई तो नहीं, हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर होते हैं। हाफ एनकाउंटर मतलब पाँव में गोली लगेगी, फुल एनकाउंटर मतलब यहाँ गोली लगेगी। और सबसे कष्ट का विषय है कि कई लोग तो कहते हैं उनके रेट तक तय हैं। हाफ फ्राई कराने का क्या रेट है, फुल फ्राई का क्या रेट है, उसको तय है, तो इसे क्या कहा जाएगा। सर, आप वसूलों की बात करते हैं, आपने अपनी सेवा काल में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जो आपने वसूलों के करीब आपने सुना? देखिए, वसूलों की बात अगर मैं करूंगा तो राजनीतिक दल के रूप में तो नहीं कहूंगा, एक व्यक्ति के रूप में मैं यह कहूंगा कि जब कल्याण सिंह जी की पहली सरकार थी तो मुझे यह लगा था, और मैं समझता हूं तमाम ऐसे IAS और IPS अफसर होंगे जो आज भी इस बात को कहते नहीं थकते होंगे कि कल्याण सिंह की पहली सरकार ने जो आइडियल प्रशासनिक व्यवस्था है उसके रूल बुक के हिसाब से चलने का प्रयास किया था, जिसको रूल बुक कहते हैं कि ऐसे व्यवस्था चलनी चाहिए। मतलब यह कि यदि किसी अफसर ने किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, भले वो हमारी पार्टी का ही सांसद हो, लेकिन अगर अफसर ने सही कार्रवाई की तो मैं नहीं हटाऊंगा, सांसद चीखते रह जाए। यह चीज़ हम लोगों ने कल्याण सिंह के पहले शासनकाल में देखा था। सर, चुनाव लड़ने की भी तैयारियां होंगी, क्या लगता है किसी दल से लड़ेंगे या कैसे? देखिए, वर्तमान में तो आप मुझे निर्दल कहिए या अधिकार सेना का राष्ट्रीय संयोजक कहिए, और कई लोग कह रहे हैं कि दोनों का एक ही मतलब है। तो अभी तो मैं अपनी जो अधिकार सेना है उसकी ओर से ही मैं स्वघोषित प्रत्याशी हूँ, मैं उसको और ईमानदारी से कहूँगा। बलिया से मैंने चुनाव लड़ने की बात कही है, मैं उसी के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करूँगा। चुनाव हम इसीलिए लड़ेंगे क्योंकि अगर मैं कोई भी बात कह रहा हूँ वह केवल बड़ी बड़ी बातें न मानी जाएं। कोई तो जनता स्वीकार करे कि अमिताभ ठाकुर किसी लायक है या नहीं लायक है, वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। इसीलिए मुझे उनके पास जाना ज़रूरी है, हमारी पार्टी को उनके पास जाना ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहा, नगर निकाय चुनाव होंगे वहाँ भी हम अपनी बात कहेंगे, विधायक के चुनाव होंगे वहाँ भी जाएंगे, और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारे संसाधन सीमित हैं, यह भी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, लेकिन उनके सर्वोत्तम उपयोग करके लोगों का विश्वास जीतने का हम प्रयास करेंगे। सर, प्रशासनिक सेवा में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं वो भी रहे, सर क्या लगता है उनका कार्यकाल? बहुत सारी देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है कि बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जितनी बातें कही वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी तमाम जो और राजनीतिक दल हैं, मेरा यह मानना है और मैं समझता बहुत लोगों का मानना है कि उनकी तुलना में फिर भी वो 21 ही बैठ रहे हैं, 19 नहीं बैठ रहे हैं। कानून व्यवस्था देखकर उत्तर प्रदेश सरकार जो लाभ दावा कर रही है, आप बता रहे कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अभी 2.0 में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हो गए हैं। तो क्या करना सरकार के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में? देखिए, अब इतना ही कहना है कि कई बार मुझे यह भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं जो है मतलब हाफ या फुल एनकाउंटर का शिकार न हो जाऊं। एक सवाल आपसे और है, आप चूँकि बलिया लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक लड़की आरोपित थी जिसने आरोप लगाया या आप पे ये हुआ था कि नहीं आपने उनको बचाया है, तो आप चूँकि बलिया लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे तो जनता भी ये सवाल पूछेगी आपसे, तो सर उस मामले में आप जनता के सामने किस तरीके से पूछ सकते हैं? देखिए, इसका बहुत सरल उत्तर है। उस घटना के कई पहलू हैं। एक पहलू वह जो कथित बलात्कार की घटना है, जो कुछ दिनों पहले जो निर्णय आया, तो उसके हिसाब से माननीय कोर्ट का यह मानना है कि वह बलात्कार की घटना नहीं थी। संभवतः या तो ये कहा माननीय कोर्ट ने या कम से उस मुलजिम को बरी किया। एक तो यह पहलू है। दूसरा पहलू वो जो बच्ची थी और जो दूसरे जो सज्जन थे उनकी मृत्यु है। इसमें कोई शंका नहीं कि वह अत्यंत हृदय विदारक घटना है। वह एक ऐसी घटना है जिसमें मैं जेल में 7 महीने रहा। मुझे इस बात का मुझे आज तक अफसोस नहीं है कि मैंने इस बात के लिए ट्वीट क्यों किया कि सही जांच हो, इसका मुझे अफसोस नहीं है। इस बात का निरंतर अफसोस है कि अनजाने में, कई बार आप कोई चीज़ जानते नहीं हैं कि मेरे कार्य का वह परिणाम होगा, अनजाने में उस ट्वीट को अगर किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा भी कष्टप्रद हो, उसका कष्ट होता है।
और इस बात का वो हृदय विदारक घटना जो थी उसका मुझे, हर व्यक्ति की तरह मुझे भी बेहद अफसोस है कि आखिर उस तरह घटना घट गई। मैं यह जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, और कल को मुझे विश्वास है कि कानून भी ये कहेगा कि मैं उसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं था, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मामला सब जुडिस है तो अब उससे ज़्यादा मुझे कहना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, वो घटना घट गई, इसका अफसोस तो होता ही है और बेहद अफसोस है इस बात का। मैं उस घटना में संलिप्त नहीं था, यह मैं खूब जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मात्र यह मांग की थी कि जो सीओ की जो जांच में जो बात कही जा रही है, आप उसकी जांच क्यों नहीं करते हैं? आखिर जब भाई माने कोई, यह तो चूँकि मैं खुद फर्जी रेप केस का ये शिकार रहा हूँ, तो यह असंभव। और उस समय आईजी था, आज तो मैं माने क्या बोलते हैं, बर्खास्त शुदा कहिए या जबरिया कहिए, उसमें आईजी था। एक आईजी के रूप में अगर मुझ पर रेप का मुकदमा फर्जी हो, मुझ पर ही नहीं, मेरी पत्नी पर, और यह आरोप लगा था कि मेरी पत्नी ने मुझे सहयोग दिया कि मैं रेप करूं, अगर इस तरह की घटना का मैं शिकार हो सकता हूं, तो यह असंभव नहीं है कि फर्जी रेप केसेज हों, असंभव नहीं है। मेरे पास शिकायतें आईं और मैंने उस संबंध में कहा था इसकी जाँच हो। मैं नहीं समझता कि मैं उसके लिए कहीं से जिम्मेदार माना जाऊँगा। एक सवाल और है, चूँकि आप जब गिरफ्तार हुए थे तो मीडिया में खबरें आई थी कि आपको, और आपने भी अपने बयान, मैडम का भी बयान आया था उसमें, कि जो गिरफ्तारी हुई थी वो आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया था। तो सर, क्या आप अभी भी मानते हैं कि उसी वजह से, चूँकि आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास जनाधार नहीं है, हम किस तरीके से अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो क्या अभी भी मानते हैं कि आपको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मैं गिरफ्तार हुआ जब मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, और मैं जो रिहा हुआ जब चुनाव ख़त्म हो गए। एक जो यहाँ कई कानून के जानकार हैं, एक बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलते हैं, यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य। तो मेरी गिरफ्तारी और मेरा रिहा होना, मुझे लगता है कि वह दोनों इस बात के परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक थी। लोगों का कहना है कि पति और पत्नी अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी, दोनों पे मुकदमे हैं। उस मुकदमे से बचने के लिए अधिकार पार्टी बना के और जनता के बीच में सांत्वना बना जाता है। लोगों को अपनी बात कहने का हक है। अगर मैं उस योग्य होऊंगा कि ये बातें गलत साबित हुई, तब मैं विजयी माना जाऊंगा। अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही कि हर क्रांतिकारी वो तब सम्मानित होता है जब वो सफल हो जाता है। नहीं सफल हुआ तो उसके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं। लोगों को अपनी बात कहने का हक है। मेरा दायित्व है कि मैं ऐसा काम करूं कि यदि कोई भी ऐसा सोच रहा है तो मैं उसको उस हद तक गलत ठहरा सकूं और यह साबित कर सकूं कि मैं दिल से अधिकार की बात, लोगों के अन्याय और भ्रष्टाचार की बात, दिल से उस संबंध में मैं जुड़ा हूं। जैसा आपने कहा, किसी हथकंडे के रूप में नहीं।